आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया किसी कंपनी का जो कि आपको बहुत अच्छा लगा और आपके अलावा आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको आइडिया आता है कि क्यों ना इसका स्टॉक ही ख़रीद लूँ मैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शायद ये बहुत ग्रो कर जाएगी। तो आप ग्रो या ज़ीरो पे जाते हो पर आपको वो स्टॉक कहीं नहीं दिखता, वो कंपनी होती ही नहीं है वहाँ पर। ऐसा क्यों होता है? ये पार्ट 2 है हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट की सीरीज़ का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो यहाँ पे देख लीजिए। उसमें हमने एक्सटेंसिवली बात की थी कि इंडिसेस क्या होते हैं, NSE, BSE, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे क्या होते हैं, जो टॉप कंपनीज़ हैं इंडिया की, NSE की, BSE की, वो कैसे निकालते हैं, और इस सब नॉलेज से आप बहुत सारे पैसे कैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में फ़र्क क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक होती है, क्या होता है IPO, क्या होता है FPO, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपको IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या IPO आपको करोड़पति बनाएंगे। और फाइनली मैं आपको मेरा इन्वेस्टिंग का स्टाइल भी बताऊंगा कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं, जिससे आप शायद कुछ सीख सकते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी कहा है, हम हर हफ्ते कमेंट सेक्शन में से एक लकी विनर को पिक करते हैं, जिससे मैं एक 1-on-1 कॉल सेटअप करता हूं, जिसमें आप मुझसे जो सवाल पूछ सकते हो, अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हो। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करूंगा। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हो, एथनिक वेयर ऑनलाइन बेचने का। अब क्योंकि हर एक बिज़नेस में पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको भी इस बिज़नेस में पैसे लगाने पड़ेंगे। और वो पैसे मान लेते हैं शुरू में आप अपने सेविंग्स अकाउंट से लगाते हो। आपके पास 10 लाख रुपए के अराउंड थे सेविंग्स अकाउंट में, जो कि आप पूरे यूज़ कर लेते हो इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। अब 2-3 महीने हो गए हैं, आपके काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं ऑनलाइन, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, और आप काफ़ी सारे एथनिक वेयर बेच रहे हो। पर अब आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, क्योंकि आप अकेले मैनेज नहीं कर पाए हो, थोड़े एम्प्लॉयज़ आपको हायर करने हैं और थोड़ी इन्वेंट्री बढ़ानी है। इस केस में आपको और ज़्यादा पैसे चाहिए। अब आपके पास तो पैसे हैं नहीं अकाउंट में, तो आप क्या करोगे? बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है। जनरली हम सारे क्या करते हैं ऐसे मोमेंट पे, अपनी फैमिली या रिलेटिव्स के पास जाते हैं। तो आप भी वही करोगे, अपनी फैमिली या रिलेटिव्स के पास जाते हो पैसे मांगने के लिए, और मान लेते हैं आपके डैड या आपके रिलेटिव आपको 20-30 लाख रुपए दे देते हैं इस बिज़नेस को और आगे बढ़ाने के लिए। और ले लेते हैं आप वो पैसे लेके आ गए हो और आप उसको इन्वेस्ट करके आपने और लोग हायर कर लिए और थोड़ा सा और बिज़नेस को आगे बढ़ा दिया। अब लेट्स से 6 महीने 1 साल हो गया है, आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, और आपको अब लग रहा है कि आपको एक शॉप खोल लेनी चाहिए चांदनी चौक में, दिल्ली में। अब ये खोलने के लिए आपको और ज़्यादा पैसे चाहिए, और पैसे अब आपके पास भी नहीं है और आपके पेरेंट्स के या रिलेटिव्स के पास भी नहीं है। तो इस टाइम पे आपके पास एक नए ऑप्शंस आते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन ये आता है फंड रेज करने का कि आप बैंक लोन ले लो। हज़ारों कॉल्स आती होंगी आपको भी उसके लिए, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका बिज़नेस तो अभी ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर रहा है, और आप इतना सारा अगर इंटरेस्ट दोगे तो आपका प्रॉफिट तो उसी में सारा चला जाएगा। तो आप इस आइडिया को डिस्कार्ड कर देते हो। तो और क्या ऑप्शन है आपके पास और पैसे रेज करने के लिए? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एंजल इन्वेस्टर्स का। ये वो लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं और जो किसी बिज़नेस को फंड कर सकते हैं। अगर आपने शार्क टैंक देखा है तो आपको ये टॉपिक पता होगा। जो शार्क्स हैं वो बेसिकली यही होते हैं। लोग जाते हैं अपने बिज़नेस को लेके किसी के सामने पिच करते हैं, बताते हैं चीज़ें और उनसे पैसे मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले जब आपने पैसे अपने रिलेटिव से या अपने पेरेंट्स से लिए थे तो वो आपने बोरो किए थे, अपनी कंपनी की स्टेक नहीं दिए थे किसी को। लेकिन इस पॉइंट पे जो एंजल इन्वेस्टर है वो आपको उधार नहीं दे रहा है पैसे, वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है। और इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? उसके रिटर्न में आपके कुछ परसेंटेज शेयर्स ले रहा है वो कंपनी के। आपकी कंपनी अभी भी प्राइवेट है, पर तब भी कुछ शेयर्स आपको उसको देने पड़ेंगे एंजल इन्वेस्टर को। लेट्स से 5% आपने दिए और उसके बेसिस पे उसने आपको 50 लाख रुपए दे दिए, और अब आप अपनी दुकान जो है चांदनी चौक में खोल लेते हो। और आपकी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही है, 1-1.5 साल 2 साल हो गया है, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पा रहे हो। अब आपको इस पॉइंट पे लगता है कि मुझे और ग्रो करना है, मुझे पूरे दिल्ली NCR में बहुत सारी अपनी शॉप्स खोलनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है मेरा बिज़नेस। अब इस केस में आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, मान लीजिए 5-10 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये आपको एक एंजल इन्वेस्टर भी दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आता है? वो आता है वेंचर कैपिटलिस्ट का। इसका मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा आपको दे सकती हैं। ये स्टार्टअप्स में फ़ंड कर देते हैं उनको, ताकि, और अगेन सेम पॉइंट, आपके स्टेक्स ले लेते हैं। मतलब अब आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओगे और लेट्स से आप बोलते हो हमारे 10% शेयर्स आप ले लीजिए और हमें 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, और वो मान लीजिए अग्री कर जाते हैं बिकॉज आपका बिज़नेस काफ़ी सॉलिड है, तो आपको वो पैसे मिल जाते हैं। अब आप पूरे दिल्ली NCR में एक्सपांड कर लेते हो। अब आपने फंडिंग ऐसे ऐसे ले चुके हो।
अब मान लेते हैं आपका बिज़नेस और अच्छा चल रहा है, 3-4 साल 5 साल हो चुके हैं, और अब आपका मन है कि मुझे पूरे इंडिया में एक्सपांड करना है। और अगर आपको पूरे इंडिया में एक्सपांड करना है तो आपको शायद बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। अब ये पैसे आपको वेंचर कैपिटलिस्ट भी नहीं दे पाएगा, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बनाने का। मतलब आप बेसिकली अपनी कंपनी के शेयर्स जो आप औरों को दे रहे थे, वेंचर कैपिटलिस्ट को या एंजल इन्वेस्टर को, इस बार आप जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को दे देंगे। आप ये पैसा रेस करेंगे जनरल पब्लिक से। और ये कैसे करते हैं? ये करते हैं एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बना के। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक IPO करना होता है। इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कैसे लेके जाया जाता है, और ये इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको इसमें लगाने होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसमें आपको सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ्स देने होंगे, और अगर वो अप्रूव कर देते हैं उसके बाद आपका स्टॉक दोनों जगह आप रजिस्टर करवा सकते हो, NSE BSE। तो आपने जनरली देखा होगा जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं वो दोनों ही एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड होती हैं। तो अगर आप अभी जाओगे काइट पे और आप देखोगे, आप लेट्स से HDFC बैंक देखते हो, कोई भी बिज़नेस देखते हो, तो वो दोनों जगह आपको जनरली मिल जाएगा। जब हमने पहले बात भी की थी पिछले वीडियो में कि NSE में 2000 लिस्टेड कंपनीज़ हैं, BSE में 5000 लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वो यही हैं जो IPO के थ्रू वहाँ पे आई हैं और अब वहाँ पे ट्रेड हो रही हैं। तो इस तरीके से आपने अपने बिज़नेस को धीरे धीरे करके पब्लिक तक लेके आ गए, और आपने अब पब्लिक से लेट्स से 100 करोड़ 50 करोड़ कितने भी रेस कर लिए, और अब ये जितने भी लोग हैं ये भी आपके बिज़नेस में एक पार्टनर बन गए हैं। थोड़ा सा शेयर है उनके पास, तो थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा प्रॉफिट है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको सोचना चाहिए। जब आप जनरली स्टॉक की रिकमेंडेशन मांगते हो किसी से, कोई स्टॉक खरीदते हो जाके, आप बस नाम देखते हो और आप देखते हो चार्ट, कैंडलस्टिक, कि भाई ये स्टॉक 10% बढ़ा है, मुझे 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। पर आप सोच के देखो, एक कंपनी को वहाँ तक आने में बहुत टाइम लगा होता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और वो एक्चुअली एक बिज़नेस है। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक को ख़रीदने जाओ तो ये सारे पैरामीटर सोचना कि वो एक बिज़नेस है जो कुछ प्रोडक्ट बेचता है या फिर कोई काम करता है, वो क्या करता है, और आप जब पैसे दोगे उस स्टॉक को ख़रीदने के, अगर आप एक शेयर भी उसका ख़रीदते हो तो आप लिटरली उस कंपनी के बिज़नेस को ओन करते हो, एक छोटे से मालिक हो आप उस कंपनी में। उसी के तरीके से सोचा करो। ये 10% में बेच के निकल जाना, 20% में निकल जाना, ये मत सोचो। आप ऐसे सोचो कि वो बिज़नेस आपका है, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, क्या वो लॉन्ग टर्म में आपको कितना ग्रो करके पैसे दे सकता है, और वो सोच के ही स्टॉक को बाय या एग्जिट क्या कीजिए। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने बात करी जैसे अभी, कि 40% शेयर्स उसने पब्लिक को दे दिए और उसके रेस पे 50-100 करोड़ रेस कर लिए। अब मान लीजिए ये पैसे भी कम पड़ जाते हैं उस कंपनी के पास, और आपको और पैसे चाहिए, तो और पैसे पब्लिक से चाहिए, तो आपको क्या करना है? मान लो आप चाहते हो मैं 10% अपनी स्टेक और बेचना चाहता हूँ पब्लिक को, तो इसको बोलते हैं FPO, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या होता है? एक कंपनी जो ऑलरेडी पब्लिक है उसको अपने और शेयर्स लिक्विडेट करने हैं, पब्लिक को देने हैं, तो वो FPO के थ्रू करते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनती है, क्या होते हैं IPO, क्या होते हैं FPO। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, वो ये है, क्या आपको IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या IPOs आपको करोड़पति बना पाएंगे? तो देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे दिक्कत लगती हैं IPO के साथ। पहली ये है कि जब आप किसी IPO में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है उसकी। कोई भी IPO की आप बात करोगे, उसकी उस डेट आती है और एक लिस्टिंग प्राइस आता है कि भाई ये IPO 150 से 175 के बीच में लिस्ट हो रहा है, और आप पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है उसकी, और ये प्राइस भी उस कंपनी ने सेट किया होता है, लोगों ने इसको डिसाइड नहीं किया है। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से शायद वो प्राइस सही ना हो, और उसकी भी प्राइस डिस्कवरी हुई भी नहीं है। जब एक कंपनी में जिसके ओनर ने सोचा कि आप जैसे भी वो आए, उन्होंने सोचा इसका प्राइस 150-175 होना चाहिए, वो उनको लगता है, पर जब वो एक्चुअली मार्केट में आके ट्रेड होती है तो लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्राइस सही है या नहीं। तो जनरली आपको वेट कर लेना चाहिए कि वो जब तक आके ट्रेड होना शुरू ना हो जाए, और उसके बाद जो प्राइस उसका जब प्राइस डिस्कवरी हो जाती है फिर उसको ख़रीदने का देख सकते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगती है IPO की बहुत सॉलिड, और आपको लगता है कि ये तो बहुत मुझे करोड़पति बना देगी, तब भी आप ज़्यादा पैसे उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जब आप IPO का ऑफ़र आता है तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स आए हैं और दुनिया भर के लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी आप ले सकते हो, आप कुछ लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप लकी होगे तो आपको शायद 1-2 लॉट अलाउट कर देंगे वो, तो 10, 15, 20, 30, 40, 50 हज़ार के आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको बहुत बिलीव भी था उसमें, तब भी आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बात करी अपने चैनल में
कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आपको 100% का प्रॉफिट ही मिल गया तो आपने कितने पैसे कमाए? 5,000 रुपये। लेकिन वहीं पर ही अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और आपको 10% का प्रॉफिट भी होता तो भी आपने 50,000 रुपये कमा लिए होते। तो ये भी मुझे प्रॉब्लम लगती है IPO के साथ कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है तब भी आप ज़्यादा पैसे उस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आपको एक बात और नोटिस करनी चाहिए, आप ये खुद नोटिस किया है आपने कभी किया कि ज़्यादातर IPO किस टाइम आते हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो तो ज़्यादातर IPO तब लॉन्च होते हैं जब मार्केट में एक बुल रन होता है, जब एकदम यूफोरिया होता है मार्केट में, सब एकदम दौड़ रहे हैं स्टॉक मार्केट के पीछे ख़रीदने के लिए। ये कंपनीज बहुत स्मार्ट होती हैं, ये उस टाइम पे IPO लॉन्च करते हैं ऐसे प्राइस पे जिस टाइम दुनिया को लग रहा होता है कि बस मार्केट बुल रन है, कुछ भी खरीदो वो ऊपर भाग जाएगा। उस टाइम पे स्पेसिफिकली ये IPOs लॉन्च होते हैं ताकि आपसे ज़्यादा पैसा ले पाएँ ये। तो अगेन अनदर रीज़न कि आप सोच के इन्वेस्ट किया करो IPO में। अब यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, आप पुराने IPOs देखो जैसे पेटीएम, जोमेटो, ये देखो ये किस टाइम लिस्ट हुए थे और किस प्राइस पे लिस्ट हुए थे और उसके बाद क्या हुआ इनके साथ। शायद उससे आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि मुझे IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और किस टाइम पे IPOs आते हैं और हमेशा उस टाइम पे क्यों आते हैं जब मार्केट बुल रन में होती है। अगर आप कोविड टाइम देखोगे उस टाइम कोई IPO नहीं आ रहा था, इन्हें पता था कि उस टाइम लॉन्च करेंगे तो शायद लोग अप्लाई नहीं करेंगे, इनका स्टॉक एकदम क्रैश कर जाएगा। तो जनरली ये तब करते हैं लॉन्च जब एकदम बुल रन होती है मार्केट में। अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन होगा आपका कि मैं कैसे देख सकता हूँ कि IPO कौन सा आने वाला है, कौन सा आया था वगैरह वगैरह। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, उसके लिए मैं आपको ग्रो पे लेके चलता हूँ। अगर आप ग्रो पे लॉगिन करते हो, होम पेज पे आते हो, क्लिक करते हो IPO पे, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे IPO। इस टाइम ओपन IPO आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, लिख के आ रहा है नो ओपन IPOs, प्लीज़ वेट फॉर अपकमिंग IPOs टू ओपन। मतलब इस टाइम कोई IPO ओपन नहीं है। अगर आप क्लोज्ड IPOs देखोगे तो आप देख सकते हो जो कंपनीज़ हैं, ये सारी कंपनीज़ अभी IPO आए थे इनके और वो क्लोज भी हो गए, मतलब जो कट ऑफ डेट थी वो निकल गई है, अब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो और इनकी लिस्टिंग कब है। इसके बाद आप देख सकते हो अपकमिंग IPO कौन से हैं। मान लीजिए आपको देखने अब कौन से आने वाले हैं अगले महीने, उसके अगले महीने, तो आप वो यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे गो डिजिट का IPO आने वाला है 15 मई को, प्राइस रेंज 258 से 272 है। इसके बारे में आप देख सकते हो क्या ये प्राइस सही है नहीं है, क्या करती है ये कंपनी, क्या आपको इसमें एक शेयर होल्डर बनना है, क्या आपको लगता है कि ये ग्रो कर देगी आपको। और आप लिस्टेड कंपनीज़ में और भी देख सकते हो IPO सारे। तो ऐसे आप ये भी देख सकते हो कौन से IPO आए थे, आने वाले हैं, और फिर इन IPOs की हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हो आप, ये कैसे परफॉर्म किया। अब ये हमें लाता है लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ माई स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। अब देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ हमेशा से कि मैं IPO में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स पहले बताए, मुझे IPO का जो प्राइस है वो समझ नहीं आता कि वो सही प्राइस है या नहीं। मैं चाहता हूँ वो IPO लिस्ट हो जाए, लोग उसको ट्रेड करना शुरू कर दें, उसके बाद 2-3 महीनों में उसकी प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, समझ में आ जाता है कि लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नंबर क्या है उसका। और उसके बाद अगर मुझे काफ़ी बिलीफ होता है उस कंपनी में, उसके स्टेटमेंट्स देख सकता हूँ मैं, लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं देख सकता हूँ मैं, तो मैं एक साथ बल्क में पैसे लगाता हूँ उसमें। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैं वो 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये नहीं लगाता हूँ, मैं जनरली काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाता हूँ अगर मैं बिलीव करता हूँ उस कंपनी में। और अगर मैं बिलीव नहीं करता हूँ तो मैं 5,000 रुपये भी नहीं लगाता हूँ। एक ये रीज़न है कि मैं IPO में इन्वेस्ट नहीं करता। दूसरी बात जो मैंने सेम बात बोली कि मैं ज़्यादा पैसे लगा नहीं पाता जब IPO आएगा, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि IPO आ जाने दो, कुछ महीने उसको एनालाइज़ कर लेता हूँ, देखता हूँ उसका प्राइस कैसे मूव कर रहा है, वो कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, लोग जनरली क्या उसका सेंटिमेंट है, और उसके बाद एक साथ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता हूँ या फिर कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। इसके लिए आपको एक अमेजिंग केस स्टडी बताता हूँ जोमेटो की। आप जोमेटो का स्टॉक पूरा देखो कि वो कितने पे IPO हुआ था, उसके बाद उसका क्या हुआ और उसके बाद अब वो कहाँ पे है। मैं छोटा सा आपको स्नीक पीक दे देता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करा हुआ हूँ जोमेटो के अंदर। मैं प्राइस रिवील नहीं करूँगा, मैंने काफ़ी सस्ते पे ख़रीदा था वो, लेकिन उसको मैं होल्ड करता हूँ और अगले काफ़ी सालों तक मैं उसको होल्ड करता रहूँगा। पर अगर वो IPO के टाइम पे लिया होता तो शायद वो परफेक्ट टाइम नहीं था। अब एक बार आप ज़रूर देखना चार्ट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या मिलता है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और लोगों के साथ भी, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है। और इसके अलावा मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं वीडियोस रैंडमली नहीं पोस्ट करता हूँ। ये सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट का पार्ट हैं जो कि नाम है इन्वेस्टिंग 101। आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और ये सारे वीडियोस सीरियल ऑर्डर में देखेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये कोर्स की तरह मैं बना रहा हूँ सारे वीडियोस, तो आप ज़रूर जाइए चैनल पे और उसको सीरीज़ में देखिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अगर आपको मुझसे बात करनी है। हम रैंडमली एक इंसान को पिक करेंगे जिसका मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा और आपके सारे सवालों का जवाब भी दे दूँगा। Until then, thank you so much. Keep investing in your dreams.